सात संदूकों में भर के दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। गजा में इस समय जो हालात चल रहे हैं वो बेहद दयनीय हो गए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि ईद भी मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के मलबे में अदा की गई। फिलहाल युद्ध विराम की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और ना ही लोगों के लिए भोजन की कोई खास व्यवस्था हो पा रही है। ईद के मौके पर आमतौर पर होने वाली परंपराएं जैसे कुर्बानी का मांस, सामुदायिक भोज और बच्चों के लिए उपहार यहां पूरी तरह बदल चुके हैं। गजा में अब केवल एक ही चीज चर्चा का विषय है, वो है खाना यानी भोजन। यहां भोजन की भारी कमी है। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि गजा में पार्ले जी बिस्किट 24 यूरो यानी लगभग 2400 रुपए में बिक रहे हैं। गजा के बाजारों में बुनियादी सामानों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वे लगभग सभी की पहुंच से बाहर है। रिपोर्ट के अनुसार 1 लीटर खाना पकाने का तेल 4177 रुपए, 1 किलो चीनी 4914 रुपए, 1 किलो आटा 1474 रुपए, 1 किलो टमाटर 1106 रुपए और 1 कप कॉफी 4423 रुपए में बिक रही है। ऐसी कीमतें उस क्षेत्र में अकल्पनीय है जहां लगभग किसी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसराइल का दावा है कि हमास सहायता सामग्री को लूट रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर ने कहा कि हमास के नकाबपोश बंदूकधारी गजा के लोगों पर गोलीबारी कर रहे हैं क्योंकि हमास नहीं चाहता कि यह अभियान सफल हो। पहले 1.5 साल में गजा में भेजे गए 80% सहायता ट्रकों को हमास ने लूट लिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमास इन सामग्रियों को ऊंची कीमतों पर बेचकर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि सितंबर तक गजा में करीब 5 लाख लोग विनाशकारी खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे, जो भूखमरी से ठीक पहले की सबसे गंभीर स्थिति है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग ने गजा को खंडहर में तब्दील कर दिया है, जहां भूखमरी, विस्थापन और मृत्यु का साया मंडरा रहा है। हाल ही में बरामद बंधकों की लाशें और लगातार इस्राएली हमलों ने इस क्षेत्र में मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। गजा में भोजन और पानी की भारी किल्लत है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने चेतावनी दी है कि नवंबर 2024 तक गजा की 90% आबादी गंभीर भूखमरी का सामना कर रही थी और यह संकट अब अकाल में बदल सकता है। मई 2025 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि यदि तत्काल सहायता न पहुंची तो 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। इसराइल की नाकाबंदी और हमास द्वारा सहायता वितरण में बाधा ने हालात को और खराब कर दिया है। मई 2025 में भूखी भीड़ ने गजा में संयुक्त राष्ट्र के गोदामों पर हमला कर दिया और भोजन को लूट लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई। गजा में 80% हिस्सा खंडहर में बदल चुका है। मस्जिदों, घरों और अस्पतालों सहित अधिकांश बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं। मई 2025 में खान यूनिस में एक बेकरी के बाहर रोटी की कतार में खड़े लोगों पर इस्राएली हमले में 36 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। उत्तरी गजा के बेत लाहिया में एक हवाई हमले में 73 लोग मारे गए। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 54,677 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें हजारों बच्चे शामिल हैं। गजा में लंबे समय से चल रही जंग में इसराइल के कई सैनिकों की मौत हो गई है। ये घटना शुक्रवार की बताई जा रही है जब इस्राएली सैनिक एक इमारत में घुसे। बताया जा रहा है कि इमारत में बम लगाए गए थे, जिसे आमतौर पर बूडी ट्रैप कहते हैं। इस्राएल के सैनिक उस इमारत में घुसे और थोड़ी देर के बाद इमारत ढह गई और सैनिक उसमें दबकर मर गए। इस घटना के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमास इसराइल पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इसराइल को एक बड़ी धमकी दी है।
उन्होंने कहा कि हमारे लड़ाके नबियों के वारिस गिदोन के रथों पर डेविड के पत्थर फेंकना जारी रखते हैं और कब्जे के अहंकार को तब तक कुचलते रहते हैं जब तक कि वो परास्त नहीं हो जाता। अपनी वीरता के साथ वे उत्पीड़ित और वफादार समूह की अहंकारी और दमनकारी समूहों पर विजय की कहानी लिखते हैं। खान यूनिस और जबालिया में इसराइल को पहुंचाया गया नुकसान सटीक संचालन की एक श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ये इस बात का ट्रेलर है कि कब्जा करने वाली सेनाएं जहां भी कदम रखेंगी वहां क्या होने वाला है। अबू उबैदा ने इसराइल की आवाम को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन की जनता के पास अपने नेतृत्व को नरसंहार रोकने के लिए मजबूर करने या फिर अपने बेटों को ताबूत में रखने के लिए तैयार रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमास की धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि वे इतने वक्त तक शायद इसलिए चुप थे क्योंकि वे इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे थे। आईडीएफ के सैनिकों के ऊपर जो इमारत गिरी उस पर इस्राएली मीडिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमास ने इसराइली जमीनी हमले के इस चरण के लिए वे पूरी तरह से उन्होंने तैयारी की थी, सेना की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और छापे की आशंका में इमारतों में बम लगाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये रिपोर्ट अबू उबैदा के इस दावे से मेल खाती है कि फिलिस्तीनी लड़ाके वीरतापूर्ण अभियानों के जरिए युद्ध के मैदान की दिशा तय कर रहे हैं। जैसा कि इस्राएली सरकार अपने अभियान को जारी रखने की कसम खाती है, हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के नेतृत्व में फिलिस्तीनी प्रतिरोध संकेत देता है कि इस तरह के घातक हमले युद्ध के अगले चरण की एक परिभाषित विशेषता बन सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और हमास आगे क्या कदम उठाता है। क्या हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन मिल रहा है? क्या हिजबुल्लाह अब और ज्यादा ताकतवर बनने वाला है? क्या हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ किसी बड़े प्लान को अंजाम देने वाला है? अक्टूबर 2023 से इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट की धरती लगातार कांप रही है और मासूमों के खून से लाल हो रही है। इस दौरान इसराइल पर दो संगठनों ने हमला बोला, पहला हमास और दूसरा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह तो कुछ महीनों की जंग के बाद खामोश हो गया, लेकिन हमास लगातार संघर्ष कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह संसाधन जुटाकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान नईम कासिम ने ईरान को फिलिस्तीन के लिए लगातार आवाज उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और लेबनान की प्रगति, स्थिरता, संप्रभुता और उसके क्षेत्र से कब्जे को हटाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। इस मुलाकात के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लेबनान के साथ द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर जोर दिया और दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और बढ़े हुए सहयोग के आधार पर लेबनान को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से समर्थन देने के लिए इस्लामिक गणराज्य ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराया। अब्बास अरागची ने अपने बेरूत दौरे पर न सिर्फ नईम कासिम बल्कि राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, प्रधानमंत्री नवाफ सलाम, विदेश मंत्री यूसुफ रग्गी और संसद अध्यक्ष तथा हिजबुल्लाह के सहयोगी नबीह बेरी सहित वरिष्ठ लेबनानी अधिकारियों से मुलाकात की। एक बयान के अनुसार अपनी बैठक के बाद ऑन ने कहा कि उन्होंने अरागची को मतभेदों को सुलझाने में बातचीत के महत्व पर जोर दिया। साथ ही कहा कि युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण बेरूत के लिए प्राथमिकता बना हुआ है। तेहरान के शीर्ष राजनयिक ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि ईरानी कंपनियां लेबनान के पुनर्निर्माण में भाग लेने के लिए तैयार हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस दौरान अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं बेरूत आकर बेहद खुश हूं। राष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठकों के दौरान मैंने लेबनान की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और इसराइल के कब्जे के तहत पुनर्निर्माण के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। हमारा लक्ष्य और आशा आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हमारे सदियों पुराने संबंधों में एक नया पृष्ठ खोलना है। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2024 को हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ जंगबंदी समझौता किया था, लेकिन इसके बाद भी लेबनान में हालात खराब बने हुए हैं। हालांकि हाल के घटनाक्रमों को देखने से ऐसा लगता है कि युद्ध विराम खतरे में है। हाल ही में इसराइल ने हिजबुल्लाह के एक नए टॉप कमांडर मोहम्मद अली जमोल को मार गिराया था।
इसराइल ने एक टारगेटेड ड्रोन हमले में कमांडर को निशाना बनाया। विश्लेषकों और इजरायली मीडिया का मानना है कि हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी ताकत फिर से हासिल कर सकता है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और नईम कासिम से मुलाकात को इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है।